हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसे कि हम लोग यहाँ पर एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और यूनिट 10 जो है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है यूनिट 8। इसके दो पार्ट मैं करा चुकी हूँ, वो आप इसमें देख सकते हैं, चैनल पर पहले कराए हुए हैं। और आज जो हम लोग करेंगे उसके आगे का पार्ट जो है वो करेंगे। तो आज पहले अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती क्या है। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है। और इसमें देखिए दो शब्द हैं आपके, एक तो एजुकेशनल यानी कि एजुकेशन है, और टेक्नोलॉजी यानी कि जो शिक्षा में या जो शिक्षा नीति है, जो शिक्षण होता है उसमें जो तकनीकी अपनाई जाती है उसको हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो ये कुलश्रेष्ठ की एक परिभाषा उनके द्वारा दी गई है कि शैक्षिक तकनीकी जो है वो विज्ञान पर आधारित एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य शिक्षक शिक्षण तथा छात्रों के कार्य को निरंतर सरल बनाना, जिससे कि शिक्षा के ये तीनों अंग मिलकर भली भांति समायोजित रहें। ठीक है, कौन से अंग हैं? शिक्षक, शिक्षण और छात्र, ये तीनों जो हैं ये मिलकर रहें, समायोजित रहें और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में क्रमबद्ध उपागमों के माध्यम से सक्षम और समर्थ रहें। इस विषय के अंतर्गत शिक्षा के अदा प्रदा तथा प्रक्रिया यानी कि इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस तीनों ही पहलुओं में ध्यान देना चाहिए। यानी कि ये ऐसी तकनीकी है जिसमें कि आपका जो शिक्षा है और जो टीचर्स हैं उनके द्वारा जो तकनीकी अपनाई जाती, टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, उससे इसमें कह रहे हैं कि देखिए इसमें क्या है, इसमें यह है कि प्रत्येक तकनीकी की दो विशेषताएं होती हैं, वैज्ञानिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान। तो इसमें शिक्षा के क्षेत्र में ही जो भी अब विभिन्न इसमें विधियां, जो टीचर है वो विभिन्न विधियों को अपना के बनाता है। जैसे शैक्षिक जो तकनीकी है दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है शैक्षिक तकनीकी यानी कि शैक्षिक शिक्षा और तकनीकी। तो शिक्षा संबंधी जो तकनीकी है, जो विज्ञान का उपयोग इसमें किया जाता है, जो विधियां लगाई जाती हैं, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है शिक्षा को प्रभावी ढंग से बच्चों तक पहुँचाने के लिए, उसे ही हम शिक्षा तकनीकी यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। जैसे कि इसमें परिभाषा में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें देखिए बताया गया जैसे इनपुट हो गया, फिर जो आउटपुट है और फिर प्रोसेस है, ये तीनों इसमें प्रक्रियाएं रहती हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या है। अगर देखिए इसमें ये, अगर मैं आपको स्पष्ट समझाऊं तो इसका अर्थ ये है कि जो भी शिक्षक है, ठीक है, जो भी शिक्षक है छात्रों को पढ़ाने के लिए जो भी ये तकनीकी, जो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, मतलब कि बहुत सारी विधियां अपनाता है, बहुत से आप आगे चल के पढ़ेंगे कि उनकी कई विधियों, जो व्याख्यान विधि हो गई, या जैसे आपका व्याख्यान विधि है और भी बहुत सी विधियां अपनाता है। तो ये सब विधियां जो है, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग की विधि है, तो ये सब चीज़ जो अपनाता है इससे क्या होता है, वो बच्चे को किस तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो ये जो विधियां अपनाता है और जो आपका ये जो कंप्यूटर है या टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग करता है, उसी को हम शिक्षण तकनीकी कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि अब इसके अप्रोचेस देख लेते हैं। इसके अप्रोचेस कौन से हैं? अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसके देखिए एक जो अप्रोच यानी कि उपागम जो हैं इसके, वो 3 प्रकार के बताए गए हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, तो अब इसको एक एक करके हम समझते हैं कि ये होता क्या है। अब जो हार्डवेयर है, जैसे कि नाम से ही इसमें पता चल रहा है, इसमें मशीनों का उपयोग होता है। ठीक है, और अभी हम इसको विस्तृत पढ़ेंगे। और अगर देखा जाए कि विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार अगर इसको देखा जाए तो ये 4 प्रकार के हैं। शिक्षण तकनीकी, टीचिंग टेक्नोलॉजीज को कहा जाता है, अनुदेशन तकनीकी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है, तीसरा है व्यवहार तकनीकी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, और चौथा है अनुदेशन प्रारूप यानी कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस। ठीक है,
तो अगर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अप्रोचेस की बात करते हैं तो मुख्य रूप से तीन हैं। एक है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम एनालिसिस। और जो मैंने आपको नीचे पढ़ाए हैं विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार, ये सारी ही चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर में आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इसमें ये कैसे आ गया। जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो है मशीनों से संबंधित है, और जो सॉफ्टवेयर है जैसे कि आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो वो क्या है, एक हार्डवेयर है, आप लेके आते हैं कंप्यूटर को, मशीन लेके आते हैं, तो उसमें जब तक आप एप्लीकेशन नहीं डालेंगे, सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे, तब तक आपका काम नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हार्डवेयर है, जैसे हार्डवेयर की जो भी अब टीचर जो यूज़ करता है कि चाक बोर्ड का इस्तेमाल करता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करता है, या कंप्यूटर कैलकुलेटर, कंप्यूटर प्रिंटिंग मशीन, ऑडियो, इन सब का जो इस्तेमाल करता है वो सारा आपका हार्डवेयर में आ जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया कि जो विधियां हैं, जो नीचे हमने पढ़ा है कि शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी और ये अनुदेशन प्रारूप, ये सब जो है सॉफ्टवेयर में आपके आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है सिस्टम एनालिसिस। जो सिस्टम एनालिसिस होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ के, इनको मिला के सिस्टम एनालिसिस बनता है। ठीक है, प्रणाली विश्लेषण इसको कहते हैं। चलिए अब इसको आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब हार्डवेयर को हम लोग देख लेते हैं, हार्डवेयर क्या है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन एक आपका रिवीजन हो जाएगा उसके, और आपको वो सब बातें याद आ जाएंगी जो पहले पढ़ाई गई हैं, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। देखिए हार्डवेयर जो है रेडियो जैसे है, मैंने आपको बताया कि जो मशीनों का उपयोग होता है शिक्षण और अधिगम के क्षेत्र में, मशीनों तथा कठोर शिल्प, इसको कठोर शिल्प भी कहा जाता है हिंदी में, कठोर शिल्प उपागमों का चयन तथा प्रयोग करना। इस उपागम को श्रव और दृश्य सामग्री भी, मतलब सुनने वाली देखने वाली सामग्री भी कहा जाता है। इसमें मशीनों की तकनीकी पर जोर दिया जाता है और इसका संबंध जो है वो ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब कौन कौन से हार्डवेयर है आपका, वो है जैसे मैंने आपको बताया है कि रेडियो है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, वीसीआर, टीवी हो गया, मॉनिटर हो गया, कंप्यूटर हो गया आपका, कैलकुलेटर, कंप्यूटर प्रिंटिंग मशीन हो गई, ऑडियो हो गया, या विजुअल रिकॉर्डिंग हो गई। इन सब चीज़ों को हम हार्डवेयर में रख सकते हैं। तो ये आपका हार्डवेयर हो गया। जो भी मशीनों का, जो भी चीज़ों का जो मैंने आपको बताया है, इन सब का जब टीचर पढ़ाता है बच्चों को तो इन सब चीज़ों को वो इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो एक प्रभावी शिक्षण बच्चों को दे पाता है, और बच्चे भी उसमें रुचि लेके उस चीज़ को पढ़ते हैं और उनको वो कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो ये है हमारा हार्डवेयर। चलिए अब आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी थोड़ा बहुत बताया है सॉफ्टवेयर क्या है। इसमें शिक्षण एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर के हिसाब से आप लोग यही सोचिए कि अगर आपको सॉफ्टवेयर कोई कंप्यूटर में नहीं डालेंगे, आपने मोबाइल में नहीं डालते हैं, तो आपका वो कोई भी एप्लीकेशन नहीं डालें तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है, एक एप्लीकेशन है। तो इसमें क्या है, इसमें शिक्षा में इसका एप्लीकेशन है कि इसमें शिक्षण एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन हो जाए। अब छात्र आते हैं स्कूलों में तो उनको पढ़ाया जाता है, उनके व्यवहार में चेंजेस लाने के लिए, वो उनके अंदर परिवर्तन लाने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं कि शिक्षण और निगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इसमें प्रयोग किया जाता है, जिससे कि छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। ठीक है, बदलाव लाया जा सके उनके व्यवहार में, उनके सीखने के गति में, अधिगम में उनके। और इस उपागम वाली तकनीकों को अनुदेशन तकनीकी, इसमें देखिए अनुदेशन तकनीकी भी शामिल, जैसे मैंने आपको बताया है। शिक्षण तकनीकी यानी कि टीचिंग टेक्नोलॉजी भी इसमें संबंधित है। इसमें व्यवहार तकनीकी यानी कि बिहेवियर, आपका बिहेवियरल जो है टेक्नोलॉजी वो भी शामिल है। तो इन सबको इसमें शामिल किया जाता है, इसका नाम दिया जाता है। इसमें मशीनों का उपयोग जो है, इसमें मशीनों का उपयोग केवल पाठ्य वस्तु के, जो हम चीज़ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसके प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावशील बना देता है, प्रभावशाली बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इस तकनीकी में इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस तीनों पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब ये दोनों ही जो पक्ष हैं,
ये दोनों ही पक्ष एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अब ये है कि जैसे हम कोई तकनीकी यूज़ करें तो उसमें हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर वो हम हार्डवेयर यूज़ करते हैं, मशीनों का उपयोग करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी तरह से बच्चा उस चीज़ को समझ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। दोनों ही शैक्षिक तकनीकों को जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं उसको बढ़ावा देते हैं और एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों ही विषय वस्तु को प्रभावी बनाते हैं, सरल बनाने में मदद करते हैं। देखिए, अब जो आगे का टॉपिक है, आगे का जो हम देखेंगे, अब हमने पढ़ा, हार्डवेयर पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर पढ़ लिया। अब जो पढ़ेंगे वो है प्रणाली विश्लेषण, यानी कि सिस्टम एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या होता है? देखिए, जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को दोनों को मिला दिया जाता है, दोनों को मिलाकर हमारा सिस्टम एनालिसिस बनता है। अब इसमें क्या है, पहले जैसे मैंने आपको बताया है, पहले इनपुट होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। अब इनका मतलब देख लेते हैं, क्या मतलब होता है। इनपुट को हम हिंदी में अदा बोलते हैं, ठीक है। और वे सभी व्यवहार या क्षमताएं, इसका मतलब क्या है, वे सभी व्यवहार या क्षमताएं जो किसी शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक और छात्रों के माध्यम से मिलती है। ठीक है, इसमें क्या है, वो सभी व्यवहार, जो भी व्यवहार हैं, क्षमताएं हैं, जो किसी शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षण कार्य शुरू करते समय शिक्षक एवं छात्रों के माध्यम से मिलती है, उससे हम इनपुट कहते हैं। आगे प्रोसेस क्या है, यानी प्रक्रिया क्या है। वे सभी कार्य, ठीक है, वे सभी कार्य जिनकी मदद से इनपुट, यानी कि जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा, उपक्षमताएं या व्यवहार, वो इनपुट जो है उपलब्ध व्यवहारों में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, जिसके वो जो है, वो सभी कार्य जिनकी मदद से इनपुट है उसमें उपलब्ध व्यवहारों में परिवर्तन किया जाता है, उसे हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आउटपुट से तात्पर्य उस व्यवहार से है जिसे प्राप्त करने के लिए प्रणाली को निर्मित किया गया था। देखिए, पहले क्या बात हुई, पहले इनपुट होता है। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें इनपुट कुछ करते हैं, कुछ आप पहले क्लिक करते हैं कुछ जानने के लिए, इंफॉर्मेशन जानने के लिए। उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है अंदर। प्रोसेस के बाद आउटपुट निकल के आते हैं, आपको जानकारी मिलती है उसकी। तो अगर उसको हम टीचिंग में देखेंगे तो टीचिंग में देखिए इनपुट क्या होता है, वे सभी व्यवहार या क्षमताएं जो कि शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षण कार्य शुरू करते समय शिक्षक और छात्रों के माध्यम से मिलती, उनके बीच में होती हैं। यानी कि जो व्यवहार शिक्षक उसको देता है, जो कि सूचनाएं देता है, जो पढ़ाता है, जो भी इनपुट करता है उनके अंदर, उस बात को यहाँ कहा जा रहा है। उसके बाद प्रोसेस होगा, वे सभी कार्य जिनकी मदद से इनपुट, यानी कि जो अभी क्षमताएं व्यवहार बताएगी उनमें परिवर्तन अगर हो जाता है, प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, उनको पढ़ा दिया गया, सिखा दिया, अब वो बच्चे समझ रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, तो उनके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद रिजल्ट आएगा, इनकी आउटपुट आएगा। इससे तात्पर्य ये है कि उस व्यवहार से है जिसे प्राप्त करने के लिए पूरी प्रणाली जो है ये काम कर रही है, इस प्रणाली को निर्मित किया गया है। समझ गए आप लोग? आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आगे अब ये हो गया हमारा पूरा जो शिक्षण तकनीकी है उसके बारे में ये जानकारी हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ा था हम लोग सॉफ्टवेयर की बात हम लोग कर रहे थे, तो सॉफ्टवेयर में शिक्षण तकनीकी हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर में यूज़ होते हैं। शिक्षण तकनीकी जो है नी, टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। शिक्षण तकनीकी जो है जिसमें कि शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, यानी कि जो पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए इस तकनीक का प्रयोग करता है। अब इसमें वो क्या करता है, उसको सबसे पहले शिक्षण का नियोजन करता है, प्लानिंग करता है, कैसे पढ़ाना है, उद्देश्य क्या रखने हैं, ये सब चीज़ें पहले देखता है। फिर उसकी व्यवस्था करता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन आ गया, शिक्षण की व्यवस्था करता है। फिर तीसरा आ गया शिक्षण का मार्गदर्शन, लीडिंग करता है, बच्चों की शिक्षण का मार्गदर्शन करता है। चौथा पॉइंट आ गया कि शिक्षण का नियंत्रण, कंट्रोलिंग। ये चारों, पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर लीडिंग और कंट्रोलिंग, और ये 4 इसके पॉइंट हैं किसके, शिक्षण तकनीकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी के।
ये आपका आ गया। अब आगे हम लोगों ने पढ़ा था व्यवहार तकनीकी, ये कि जो बिहेवियर टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है। उसमें देखिए जो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी होती है वह एक विज्ञान है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षक हैं, शिक्षकों के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करता है और आवश्यकता अनुसार अनुसार उन व्यवहारों का परिमार्जन भी करता है। इसमें देखिए बात जो होती है व्यवहार तकनीकी जब हम पढ़ते हैं, इसमें जो शिक्षक और जो छात्रों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो अंतर क्रिया होती है दोनों के बीच में, और उसकी बात ये कर रहा है कि बिहेवियर टेक्नोलॉजी वह विज्ञान है जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के व्यवहारों का, जो उनका व्यवहार है, बिहेवियर है, व्यवहारों का वैज्ञानिक विधियों द्वारा, ठीक है, वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करता है और आवश्यकता अनुसार उसमें उनके व्यवहारों में परिमार्जन करता है, परिवर्तन करता है। ठीक है, ये कौन सा व्यवहार है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है, जो उनकी अंत्यक्रिया होती है, जो पढ़ाया जाता है, जो इंटरेक्शन होता है आपस में उन लोगों को, उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो सर्वाधिक कार्य जिसने किया है उनका नाम है जो अमीडन और फ्लेंडर्स और है आपका स्किनर, ओवर तथा एंडरसन। ये जो हैं इन्होंने इस क्षेत्र में यानी कि बिहेवियर टेक्नोलॉजी में अधिक कार्य किया है, तो इसलिए इनके नाम यहाँ पे हैं। ठीक है, अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं अनुदेशन तकनीकी। ये हम लोग के सिलेबस में है, इसलिए हम लोग बहुत डीपली इसको पढ़ेंगे। अभी मैं यहाँ आपको थोड़ा बता देती हूँ कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज को कहते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए इंस्ट्रक्शनल मतलब सूचनाएं प्रदान करना, इंस्ट्रक्शन मतलब सूचनाएं प्रदान करना, और टेक्नोलॉजी तो अनुदेशन तकनीकी जो है शैक्षिक तकनीकी की वह शाखा है जो हमें शिक्षण सामग्री तथा अन्य दृश्य और श्रव्य सामग्री के सही उपयोगों के विषय में सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकारों की सूचनाएं प्रदान करती है। तो यहाँ पे जो सूचनाएं दी जाती हैं, जो टीचर बच्चों को पढ़ाता है उसका जो इंस्ट्रक्शन देता है, उसकी इंस्ट्रक्शन जो देता है उसकी टेक्नोलॉजी हो रही है, यानी कि सूचना प्रदान करना है ना। इसका मतलब जो है सूचनाएं प्रदान करना कि अनुदेशन तकनीकी में शैक्षिक तकनीकी की वह शाखा है ये जो हमें शिक्षण सामग्री तथा अन्य जो दृश्य श्रव्य सामग्री के सही उपयोग के विषय में सैद्धांतिक, ठीक है, सिद्धांतिक क्या है और मतलब जो आपका जो प्रैक्टिकल रूप में भी है और थ्योरेटिकल रूप में, दोनों तरीके से सूचनाएं प्रदान करती है। चलिए अब अगला जो है कि अनुदेशन प्रारूप, इसका अर्थ क्या है, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस इसका है। इसमें भी देखिए इंस्ट्रक्शनल है तो सूचनाएं देना, वैज्ञानिक विधियों से जांच किए गए सिद्धांतों से। अनुदेशन प्रारूप जो है ये आधुनिक कौशल प्रविधियों तथा युक्तियों का शिक्षा और प्रशिक्षण में प्रयोग है। ठीक है, और अनुदेशन प्रारूप और इन कौशलों प्रविधियों तथा युक्तियों आदि के माध्यम से शैक्षिक वातावरण को नियंत्रित करते हैं और कक्षा में सीखने तथा सिखाने के कार्य को सरल, सुगम तथा उपादेय बनाने में सहायता करते हैं। तो देखिए इनके भी तीन टाइप के हैं ये। और पहला है प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप, दूसरा है संप्रेक्षण नियंत्रण प्रारूप, इसको साइबरनेटिक भी बोलते हैं डिज़ाइन, और तीसरा है प्रणाली उपागम। तो ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है, अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं पढ़ाया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का जो टॉपिक है वो है सूचना प्रौद्योगिकी की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सूचना यानी कि जो आंकड़ों की प्राप्त होती है, डाटा की बात होती है। तो जैसे कि नाम से ही इसमें पता चल रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ क्या होता है, आंकड़ों की प्राप्ति। ठीक है, यहाँ पे आंकड़ों की प्राप्ति और सूचना और परिवर्तन, आदान प्रदान आदि कार्यों तथा इन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। और सूचना जो प्रौद्योगिकी है कंप्यूटर पर आधारित
सूचना प्रणाली का आधार है। अब ये जो बच्चे टॉपिक है ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, इसलिए आप वो लेक्चर देख सकते हैं जो सेकंड पार्ट है, उसमें मैंने आपको कराया है। तो सूचना और प्रौद्योगिकी जो है ये क्या इसमें होता है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये आंकड़ों की प्राप्ति, जो भी डाटा है उसकी प्राप्ति, सूचना, परिवर्तन, आदान प्रदान आदि कार्यों तथा इन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अनुप्रयोगों से संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली का आधार है। ठीक है। अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये किसकी मदद से होता है, इसमें देखिए जो इसके घटक हैं वो नेटवर्क है। इसमें नेटवर्क कौन से हैं, आप लेन है, ठीक है, और मैन है, वेन है। इसमें 3 तरीके के हैं आपके। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क है, लेन का मतलब है कि लोकल एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क जो कि केवल एक भवन या कार्यालय या एक कमरे तक सीमित होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। ठीक है। और इस नेटवर्क के अंतर्गत अनेक कंप्यूटर जो हैं आपस में संयोजित रहते हैं, परंतु इनका भौगोलिक क्षेत्र 1 या 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होता है, और इसमें रिंग, स्टार और कम आदि कनेक्टेड नेटवर्क आदि लेन के उदाहरण हैं। ठीक है, ये आपका लेन हो गया। अब है आगे है मेन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह एक या एक से अधिक लोकल एरिया नेटवर्कों को एक साथ जोड़कर बनाए गए नेटवर्क को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। और यह नेटवर्क मतलब इससे बड़ा होता है, जो लेन हमने पढ़ा उससे बड़ा होता है। वृहद स्तरीय नेटवर्क है जो कि अनेक नेटवर्कों से मिलकर बना होता है। और मेन की गति अत्यधिक तेज होती है, और परंतु लेन की अपेक्षा धीमी होती है। ठीक है, अब ये आपका हो गया। और आगे है वेन का क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क जो मंडलीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर जोड़े जाते हैं वाइड एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। और ये जो है वेन में उपग्रह द्वारा कंप्यूटर जो टर्मिनल्स हैं को आपस में जोड़ा जाता है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी हो गया। और ईमेल के बारे में तो आप जानते ही हैं। चलिए अब आगे देखते हैं संचार जो है, संचार प्रौद्योगिकी यानी कम्युनिकेशन आपका टेक्नोलॉजी, इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। अब संचार का मतलब क्या है, पहले देखिए, एक दूसरे से जो बात करते हैं हम लोग, जैसे आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, एक मैसेज एक दूसरे को पास भेजते हैं, यानी कि उसको हम संचार कहते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, चाहे लिखित में हो, चाहे वो इशारों से हो, चाहे मुंह से बोल के हो, आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से जो विचार हैं, थॉट है, उनका जो भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं उद्देश्य, उसको हम संचार कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। उद्देश्य क्या है इसके, डाटा व सूचनाओं का आदान प्रदान करना। जो भी अब एक दूसरे से हम बात करते हैं तो हमको कुछ जानकारी चाहिए, ठीक, कुछ सूचना चाहिए, तो सूचना और डाटा का आदान प्रदान करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और ये क्या होता है, हम अगर सरल भाषा में कहें तो एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से बात करता है, अपनी मन की बात को उस तक पहुंचाता है, चाहे वो चिन्हों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, या अपने विचारों और भावनाओं को जो व्यक्त करता है, उससे ही हम संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब ये जो संचार है वो एक समान डिवाइस के साथ भी हो सकता है, जैसे मोबाइल का मोबाइल से भी हो सकता है, या कंप्यूटर का मोबाइल से भी हो सकता है। और इसमें कैसे होता है, इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें देखिए, एक तो पहला मैसेज होना चाहिए। अगर हम संचार करने जा रहे हैं, संचार की बात करते हैं, तो पहले क्या ज़रूरत पड़ेगी, मैसेज की ज़रूरत पड़ेगी। कोई अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो हमारा जो उद्देश्य क्या है, मैसेज, आपस में कोई बात है, कोई चीज़ पूछनी है या इन्फॉर्मेशन लेनी, तो मैसेज तो एक होना चाहिए उसमें। तो पहले तो मैसेज होगा, ठीक है। अब मैसेज का जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैसेज है उसमें आपका वो क्या कहना चाहता है, उसकी क्या सूचना वो प्राप्त करना चाहता है, उसकी बात होती है, ठीक है, वो है। उसके बाद जो है, जैसे मान लीजिए यह एक जानकारी होती है, मैसेज जो है एक जानकारी है जो कि
जो भेजने वाला है, ठीक है, जो सेंडर है और रिसीवर के मध्य जो बात कही जा रही है आपस में, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो सूचना का आदान प्रदान हुआ उसे हम मैसेज कहते हैं। तो आदान प्रदान की जाती है। पहला कार्य यह तय करना है क्या क्या मैसेज भेजना चाहते हैं, आपके मैसेज की सामग्री क्या होगी, ठीक है, नंबर्स में भेज रहे हैं, टेक्स्ट में भेज रहे हैं, साउंड में भेज रहे हैं, वीडियो में भेज रहे हैं, ये आपको पहले तय करना होगा। और ये है जो आप मतलब आपस में जो रिसीवर और जो सेंडर उसके बीच में जो मध्य आदान प्रदान हो रहा है उसे मैसेज कहते हैं, ठीक है। इतना हो गया आपका। दूसरा है प्रेषक। अब प्रेषक कौन है, जो कि मैसेज को भेजता है। इसको अगर मौखिक रूप में कहें तो मौखिक कम्युनिकेशन में इसको एनकोडर, हाँ एनकोडर इसको कहते हैं। एनकोडर स्पीकर होता है। अगर लिखित में कम्युनिकेशन में कहेंगे तो उसको एनकोडर लेखक कहा जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन है, वो जो कि मैसेज को भेजता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब तीसरा जो है माध्यम। अब जो हम लोग मैसेज भेज रहे हैं उसका कोई माध्यम तो होगा, किस माध्यम से उसको भेज रहे हैं, कोई चैनल होगा, कोई चीज़ होगी, उससे तो भेज रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यह एक चैनल है जिसके माध्यम से एनकोडर अपने मैसेज को भेजता है, ठीक है। मैसेज भेजने का माध्यम जो है वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या ध्वनि हो सकती है। और मीडियम का प्रमुख कार्य जो है, ये माध्यम है तो मीडियम का जो प्रमुख कार्य है सेंडर और रिसीवर को आपस में जोड़ना। ये एक माध्यम है, एक चैनल है जिससे कि जो रिसीवर है और जो सेंडर है वो आपस में जुड़ते हैं, उनका कि उस तरीके से वो मैसेज को पहुंचाते हैं, ठीक है। अब मैसेज ये हो गया आपका कि यह एक चैनल है जिसके माध्यम से एनकोडर अपने मैसेज को भेजता है, ठीक है। अब आगे जो है प्राप्तकर्ता की बात होती है, इनकी रिसीवर की बात हो रही है। तो जिस व्यक्ति को मैसेज भेजा जाता है उसे रिसीवर या डीकोडर कहा जाता है। रिसीवर जो है वो वह व्यक्ति है जो सेंडर द्वारा भेजे गए मैसेज को रिसीव करता है और उसको समझता है क्या उसमें बात कही गई है और उसको डिकोड करता है, ठीक है, और रिसीव करता है। यह एक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, टेलीविज़न भी हो सकता है, ठीक है, उसके माध्यम से ये प्राप्त करता है। अब उसके बाद आप लोग देखते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल नियमों का एक ग्रुप होता है जो कि डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। प्रोटोकॉल के बिना दो डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं पर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। यदि दोनों ही उस भाषा को जानते हैं तभी कम्युनिकेशन संभव है। अब देखिए एक व्यक्ति दूसरी भाषा में बात कर रहा है, एक दूसरी भाषा में बात कर रहा है, तब तो वहाँ पे जो मैसेज वाला काम है या संचार हो ही नहीं सकता। तो दोनों ही जब उस भाषा को जानेंगे तभी कम्युनिकेशन संभव है। चलिए आगे है हमारा कि संचार जो है संप्रेषण इसको कहते हैं। कम्युनिकेशन के प्रकार कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए एक तो ये शाब्दिक भी होता है, जो शब्दों के द्वारा हम अभी शाब्दिक जो है कि जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है, इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये लिखित भी हो सकता है। जो शाब्दिक है हमारा संप्रेषण, ये मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। भाई देखिए मुंह से बोल कर भी तो हम शब्दों का इस्तेमाल करके बात अपनी कह सकते हैं और लिख के भी अपनी बातों को कह सकते हैं। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन को कहते हैं। दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। इसमें हम वाणी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मुंह से ही बोलेंगे। अशाब्दिक में हाँ नहीं, आमने सामने के बैठ के इससे बात कर सकते हैं या इशारों से बात कर सकते हैं, मुख की मुद्राओं से बात कर सकते हैं। और जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं उनकी और स्पर्श से भी हम अपनी बात को कह सकते हैं। देखते हैं आप हाथों के इशारों से भी अपनी बातों को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अशाब्दिक है, इसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें इशारों का या आपका जो बॉडी है, आपके अंग हैं, उनके इशारे, जैसे मैंने बताया जो आँखों के इशारों से या आपने बोल दिया, हाँ बोल दिया, या आपने जैसे आप मुस्कुराए, मुंह से कोई बात हुई, बहुत खुशी की बात हो तो मुंह से सीटी निकल गई, मुस्कुराए आप, बहुत ज़ोर से कोई बात बोल दी, चीखना आ गई, यानी तो इस तरह के ठहाके मारना, तो ये भी अपनी बात को, आपकी बात को एक्सप्रेस, आप अपनी बात को करते हैं, बताते हैं कि ये बात है, ये बात। तो उस चीज़ से इनको हम अशाब्दिक कहते हैं क्योंकि इसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, इशारों का इसमें उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपके अशाब्दिक संप्रेषण है।
और जो ये देखिए, अब जो शैक्षिक संप्रेषण है, इसका हम दो जगह पे इस्तेमाल करते हैं। शैक्षिक संप्रेषण जो कि हम अपनी टीचिंग टेक्नोलॉजी में टीचर इस्तेमाल करता है, संचार करता है आपस में बच्चों से, वो जो संचार करता है, कम्युनिकेशन होता है, उसको शैक्षिक संप्रेषण कहते हैं। और लोक संप्रेषण वो होता है जो पब्लिक में होता है, जिसमें कि एक व्यक्ति असंख्य लोगों को अपनी बात कहता है, जैसे लीडर होते हैं वो भाषण देते हैं, वहाँ की बात हो रही है, इसको हम लोक संप्रेषण कहते हैं। अब जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हमने पढ़ी है, उसको अगर हम दोनों को साथ में देखें तो उसका मतलब क्या है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपसमुच्चय है, यानी कि सूचना जो है वो संचार प्रौद्योगिकी का एक उपसमुच्चय माना जाता है। सूचना को एकत्र करने, स्टोर करने तथा उसे प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी को सूचना संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। ये दोनों एक दूसरे में समाहित हैं। अब आईसीटी जो है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वे सभी साधन शामिल होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर, नेटवर्क, हार्डवेयर और आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित सूचना एवं संचार का संचालन करने के लिए किया जाता है। आईसीटी में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सभी साधन वो शामिल होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर एवं नेटवर्क, हार्डवेयर, आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित सूचना एवं संचार को संचालन करने के लिए किया जाता है। देखिए, अब जो है कि आईसीटी के उपयोग क्या है। जो आईसीटी है उसके उपयोग बहुत क्षेत्र में होता है। अब शिक्षा के अगर क्षेत्रों में तो देखें इसका, तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो देखिए, शिक्षित करने के लिए किसी भी व्यक्ति का समय सीमा नहीं है। आईसीटी के माध्यम से किसी भी समय और कहीं पे भी कक्षा में आप भाग लिया जा सकता है। ठीक है, कहीं पे अब आप लोग देखिए कहीं पे भी होंगे और ये एक तरीके से जो संचार है नेटवर्क के माध्यम से आप लोग देखिए यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, तो ये क्या है, आप कहीं पे भी रहें आप शिक्षा ले सकते हैं। शिक्षक एक दूसरे को प्रभावित करने वाले इंटरेक्टिव क्लास बना सकते हैं और पाठ को अधिक मनोरंजक बना सकते हैं। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का उपयोग शिक्षण, ग्राफिक्स, वीडियो, एनिमेशन द्वारा एक बहुत ही सरल तरीके से जटिल अवधारणा को, कॉम्प्लेक्स को बहुत सरल तरीके से समझाया जा सकता है। इसके माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से सीखने के साधनों को बहुत आसानी से एक्सेस किया जाता है। बच्चों की प्रगति को इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका के रूप में मैप किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी होती हैं। देखिए, आप लोग नेट का पेपर देते हैं, उसमें भी कंप्यूटर का हो गया है। आप कंप्यूटर से ही आपकी परीक्षा होती है और बहुत ही जल्दी आपका जो आंसर की वो भी आ जाती है। तो ये सब जो सुविधाएं हैं, या आप लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे हो गई शिक्षा के क्षेत्र में भी। आपके जो आपका डिजिटल देखिए, आपका जो भी मार्क्स हैं वो डिजिटल रूप में हमेशा रहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग है। ऐसे ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखते हैं कि आईसीटी से क्या होता है, इसमें स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान में आईसीटी बीमारियों को कम तथा नष्ट करने के लिए संभावित रोकथाम उपायों को खोजने में भी सहायता करता है। वहाँ पे भी आप देखिए कितना उपयोग होता है इसका। अब शासन में देख लीजिए, जो इसमें सरकारी सूचनाओं सेवाओं में आईसीटी एक्सेस के माध्यम से बेहतर प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरित होती है। इंटरनेट जो है वो सरकार को पब्लिक सेवाओं की प्रस्तुति करने और सूचना और नीतियों को अधिक कुशलता प्रदान करने का अवसर भी देता है। आईसीटी ग्राहकों और प्रभावी प्रबंधन के बेहतर रिस्पांस देने में सहायता करता है। आईसीटी के व्यापक उपयोग से सरकार को सेवाओं और सूचना में भी कुशल तरीके से प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। तो जो ये आपका आईसीटी है, ये देखिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में कितना उपयोगी है। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो बच्चों ये था सूचना व संचार प्रौद्योगिकी, ये टॉपिक पूरा हो गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो है अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंस्ट्रक्शनल जो आपका टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।